मतलब और हम संचालक है, स्कूल संचालक है, मैं स्कूल संचालकों की पीड़ा भी सामने रखना चाहूँगा कि इन 2 वर्षों में दे, लेकिन जो पात्र टीचर हैं उनको सरकार की तरफ से कुछ मदद मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंस्पायरिंग वीडियो में। और आज हमारे साथ है आदरणीय गुलाब भिलाला जी, जो कि माँ विजयसन कॉन्वेंट स्कूल अरनिया माता के संचालक हैं और अरनिया माता में ही स्कूल है। तो आज इनसे हम जानेंगे कि पिछले 2 साल से कोरोना काल रहा है और कोरोना काल में बच्चों का जो भविष्य है वो पूरी तरह से अंधकार में जा रहा है। तो माता पिता की क्या भूमिका होना चाहिए, इसमें सरकार की क्या भूमिका होना चाहिए, और जो प्राइवेट टीचर हैं वो एक तरह से बेरोजगार हो गए हैं। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो सर, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। साथियों, मेरा नाम गुलाब सिंह भिलाला, संचालक माँ विजयसन कॉन्वेंट स्कूल अरनिया माता जी। सर, 2 साल हो गए जी कोरोना को, और पिछले 2 साल से बच्चों का भविष्य बिल्कुल अंधकार में जा रहे हैं। तो इसमें उनका जो भविष्य सुधारने के लिए ऐसा क्या किया जाए, सरकार को क्या किया जाए। आप सबसे पहले सरकार का सवाल लेते हैं कि सरकार को ऐसा कौन सा एक्शन या कौन सा प्लान तैयार करना चाहिए जिससे कि जो 2 साल निकल गए हैं उनकी भरपाई हो सके। मोहन जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद आप सभी को और चैनल को मैं धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि किसी भी देश का अगर मजबूत करना है तो सबसे पहले तो वहाँ की शिक्षा मजबूत होना चाहिए। और इन 2 वर्षों में हमने जो महसूस किया है, हमने क्या पूरे पेरेंट्स ने, पूरे देशवासियों ने महसूस किया है कि शिक्षा का जो स्तर है पूरा नीचे हो गया है। क्योंकि शिक्षा वहाँ शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। पर इन 2 वर्षों ने शिक्षा को लाचार, मतलब ये समझ लो कि पूरे तरह से नष्ट हो गए। जो बच्चों को याद था वो भी भूल गए। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार जल्दी से जल्दी कोई भी एक्शन ले, ठोस एक्शन ले कि 1 से लेकर 12वीं तक के जो स्कूल है उनके खोलने के लिए जो गाइडलाइन है, कोरोना गाइडलाइन के तहत उनको खोलने की प्रक्रिया शुरू की जाए। क्योंकि बच्चे जो समझ लो कि पूरा भविष्य उनका नष्ट अंधकार में हमें दिख रहा है। हम एक शिक्षक हैं, तो शिक्षक की ओर से मैं सभी से बोलना चाहूँगा कि बच्चे पूरे उनके जो शिक्षा का स्तर था पूरा नष्ट हो गया है। तो मैं सरकार से आग्रह निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार कोई भी गाइडलाइन के तहत 1 जुलाई से स्कूल को खोले, ओपन करे। किसी भी मतलब, क्योंकि सभी को याद है कि बच्चे पढ़ेंगे तो माता पिता, समाज और देश का विकास होगा, अन्यथा कुछ भी नहीं होगा। 100% सही बात है। अब पिछले 2 साल से जैसे ही कोरोना चला, यूँ मान लीजिए कि स्कूल पूरी तरह से ठप हो गए। बिल्कुल ठप हो गए। ऐसे में बच्चों की जितनी भी आदतें थी पढ़ाई करने की, वो एक तरह से पढ़ाई के मामले में कम, मोबाइल, टीवी और अदर सोशल साइट से, मोबाइल के माध्यम से जो सोशल साइट से जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, उनका सहारा बच्चे ले रहे हैं। तो इससे बच्चों का जो भविष्य है वो कितना ज़्यादा नुकसान में जा रहा है। बहुत ज़्यादा नुकसान है इससे, क्योंकि बच्चे की जो रुचि थी पढ़ने के प्रति, जो उसको जागरूकता थी, वो धीरे धीरे नष्ट होने की ओर है। क्योंकि बच्चा पहले स्कूल में उसको होमवर्क मिलता था और वर्क मिलता था, वो वर्क लेकर के आता था, पर वो वर्क अब नहीं समझ लो कि पूरी तरह से स्कूल नहीं खुल रहा है तो वर्क नहीं मिलता है। बच्चा तो बिल्कुल फ्रेश हो गया है। बच्चे को तो ये लग रहा है कि स्कूल पर भी छुट्टी मिले तो और अच्छा लगे। अच्छी बात है। पर मैं अभिभावक से भी, पेरेंट्स से भी निवेदन करना चाहूँगा कि बच्चों का इस काल में विशेष करके ध्यान रखें। उनको सुबह शाम बिठाए, जैसे भी हो, उनको कहे कि या तो राइटिंग करे या कुछ भी जोड़ घटाव गुणा भाग जो भी है वो करता रहे, तो उससे उसकी जो नियमित दिनचर्या है, हाँ वो आदत है वो सुधरती रहेगी। और निवेदन ये भी है कि बच्चों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल का प्रेशर ना आने दे, क्योंकि मोबाइल से क्या है कि बच्चा लेता है कि मैं ऑनलाइन
पढ़ी करूँगा, लेकिन देखने में आता है कि वो उसका दुष्परिणाम सामने आ रहा है अब, कि फेसबुक देखने लगता है, व्हाट्सएप देखने लगता है, और भी अन्य चीज़ें देखने लगता है, गेम्स देखने लगता है, जिससे कि उसकी जो मानसिक स्थिति है वो खराब होने जा रही है, और शिक्षा पे भी इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। तो मेरा निवेदन है कि बच्चों को मोबाइल उतना ही दे जो आवश्यकता हो, उनको मोबाइल फ्री समय वो थोड़ा पेरेंट्स से भी उनको देखते रहे, बीच बीच में देखते रहे कि पेरेंट्स की क्या भूमिका होना चाहिए? पेरेंट्स की भूमिका ये रहना चाहिए कि जैसे ऑनलाइन क्लास, तो उसका भी एक समय होता है निश्चित कि 1 घंटा 2 घंटा, तो उस टाइम पे उसको मोबाइल को देख रेख में, हाँ कि क्लास हो रही है, चल रही है या बंद है, या बालक फेसबुक देख रहा, व्हाट्सअप देख रहा है या निश्चित तो नहीं देख रहा, तो सारी उनको भी दिनचर्या उसकी देखनी चाहिए। पिछले साल जैसे ऑनलाइन क्लास हुई थी जी 9वीं से लेकर जो 12वीं तक के जो बच्चे हैं, जी उनकी ऑनलाइन क्लास हुई थी, तो बहुत सारे जो बच्चे ऐसे थे जिन्होंने मोबाइल देखा ही नहीं था, एंड्रॉयड मोबाइल। बिल्कुल। अब ऑनलाइन क्लास जैसे शुरू हुई तो 1 घंटे की क्लास होती है। जी 1 घंटे के बाद में बच्चा, यूं मान लीजिए कि बच्चा हो, गर्ल्स हो या बॉयज हो, कोई भी हो, लेकिन 23 घंटे वो फ्री रहते हैं। और जो बेचारे जो गांव के जो माँ बाप हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको तो यही लगता है कि हाँ ये पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उसका जो बच्चे का जो ध्यान है वो सोशल साइटों पर ज्यादा जा रहा है। तो ऐसे में बच्चों को क्या करना चाहिए? जो भी मोबाइल चला रहे हैं, ऑनलाइन जो क्लास हुई थी, ऑनलाइन जो क्लास हुई थी, उसमें बच्चों की क्या भूमिका होना चाहिए? क्योंकि इस साल भी उसकी जो पिछले साल जो हुए थे उसकी भरपाई उनको करना पड़ेगी। तो ऐसा क्या प्लान बच्चों को भी बनाना चाहिए? उनकी आदत कैसे सुधरे, इस बारे में कुछ बताएं। बच्चे जो 7th से ऊपर वाले हैं, 6 से ऊपर वाले हैं, लगभग 12 वर्षों से ऊपर के हो जाते हैं, और 9वीं में आते हैं, 14 साल से के आसपास के होते हैं, तो समझदार होते हैं बच्चे, उस टाइम पे समझदार होते हैं। तो उनको ध्यान रखना है, क्योंकि अपने पिताजी आज मेहनत कर रहे कहीं से भी, मतलब कोरोना काल में सारे रोजगार बिल्कुल ठप पड़े, फिर भी अपने मतलब शिक्षा के लिए वो मोबाइल लेके आए, कैसे मोबाइल आए, तो हमें चाहिए अरेंज किया, बच्चों को चाहिए कि उनको दुरुपयोग ना करें, और ऑनलाइन क्लास 1 घंटे है या 2 घंटे है तो उसको ऑनलाइन क्लास में ही उपयोग में दे। किसी भी तरह से अन्य चीज़ जैसे कि फेसबुक है, व्हाट्सअप है, या सोशल मीडिया की और भी अन्य चीज़ें, यूट्यूब है, उसमें ना देखें, ज़्यादा ध्यान ना दे। और बच्चों को ध्यान रखना चाहिए कि आज अपने माता पिता किस रूप में है, और हमें फिर भी वो उनकी आर्थिक स्थिति बहुत तंगाई में है। कोरोना काल में मैं जानता हूँ कि हमारे प्राइवेट जो सेक्टर है, बेचारे प्राइवेट सेक्टरों के जो टीचर की हालत आज समझ लो कि देखने योग्य है, मतलब ये समझ लो कि बहुत ही खराब स्थिति है। पिछले 2 वर्षों से विद्यालय पूरी तरह से बंद पड़े हैं, आज वो दिहाड़ी करना पड़ रहा है मजदूरी के लिए, मतलब ये समझ लो करना पड़ता है, क्योंकि घर चलाने के लिए, बच्चों को पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। बच्चों से भी निवेदन है, जो 8वीं से ऊपर वाले हैं, उनसे निवेदन है कि अपने माता पिता की मेहनत का दुरुपयोग ना करो, और जहाँ तक हो सके उनके पैसे के, यूँ समझो कि अपने लिए आज वो उनका पूरा उन्होंने जीवन न्यौछावर कर दिया, तो ध्यान रहे कि हम ऑनलाइन के लिए मोबाइल लिया तो ऑनलाइन ही उसका यूज करें, किसी भी तरह से उसको अन्य में ना लें। एक और सवाल है कि जो सोशल साइट्स है, इसके ऊपर ध्यान आजकल की जनरेशन का कुछ ज़्यादा ही जा रहा है, उसमें स्टूडेंट्स ज़्यादा शामिल हैं, तो कितना इनको यूज करना चाहिए सोशल साइटों का, या करना चाहिए या ना करना चाहिए आपके नज़रिए से? आज के युग में मोबाइल है कि समझ लो कि जो सोशल मीडिया का युग है, हम मानते हैं कि सोशल मीडिया का युग है, और इन चीज़ों से आने से मतलब बहुत फायदा भी हुआ, पर इसका न्यू देखा जाए, अगर इसका हम अन्य चीज़ों में अगर इसका यूज करेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग भी हो रहा है आज के टाइम में, क्योंकि कुछ ऐसी साइटें हैं जो हमें देखना नहीं चाहिए, और उसका हमारे मानसिक संतुलन बहुत खराब होता है, और जो उससे आज बलात्कार हो रहा है, जो अन्य चीज़ें हो रही है, तो उसको देख देख के वो तो ज़्यादा चीज़ हो रहा है, तो स्टूडेंट को उनका जो दिमाग होता है, पढ़ने का जो स्तर होता है, वो एकदम गिर जाता है। उनको जो साइड देखते हैं तो उनको एक ललक सी मतलब वो हो जाती है। तो निवेदन है ये कि किसी भी अन्य साइट को ना खोले। तो इसमें माता पिता की क्या भूमिका होना चाहिए? जैसे एंड्रॉयड मोबाइल उन्होंने दे दिया है, दिलवा दिया, कहीं से भी अरेंज किया है, क्योंकि 2 साल में कमाई तो उतनी हुई नहीं है माता पिता की भी। मोबाइल के
देने की चीज अलग है, मोबाइल तो दे दिया, पर देने के बाद में उसका यूज कहाँ हो रहा है। तो बच्चों की ये वो कौन सी आदत है या किन लोगों से उनको मिलना चाहिए, किन तो उनका जो फ्रेंड सर्कल है कैसे उनको चुनना चाहिए जिसकी वजह से सही लोग उसको मिले, सही जो बच्चे हैं उनके जो दोस्त यार जो भी है वो सही मिले उनको। जिस प्रकार से मेडिकल पे हम जाते हैं गोली लेना है तो वहाँ पे दवाई बहुत सारी होती है और हम चुन के लाते हैं कि हमें सर दर्द हो रहा, उसी की हमें चाहिए। इसी प्रकार से पेरेंट्स को चाहिए कि मोबाइल तो हम दे रहे हैं इनको, पर किस लिए दे रहे हैं। तो ये बात उनको करना चाहिए, हाँ, यानी कि उनको ध्यान रखना चाहिए पेरेंट्स को कि मैंने अगर बालक बालिका को मोबाइल दिया तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसको चेक करूं और उसको देखता रहूं कि आखिर इसमें क्या कर रहा है। क्या कर रहा है, क्योंकि उसमें वो अगर अन्य साइटेड खुलेगी तो हम उसको देख सकते हैं। और कितने घंटे इनकी ऑनलाइन होती है, 12 से 1 होती है या 12 से 4 होती है, जो भी होती है उसका समय भी होना चाहिए। तो ये नहीं कि दिन भर दे दिया कि बेटा ये फोन ले और आराम से ऑनलाइन हो रही है, तो उससे क्या होगा कि उसका पढ़ाई तो अलग हो जाएगी एक और उसका दिमाग वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो सभी पेरेंट्स से भी निवेदन है कि ऑनलाइन क्लास के रूप में देख तो रहे, ऐसा ना हो कि बच्चे को पढ़ाई के चक्कर में और वो बिगड़ने स्टार्ट हो जाए। अब ये जैसे सोशल साइट्स की बात हो गई, अब पहली से लेकर 8वीं तक के जो बच्चे हैं वो तो यूं मान लीजिए इनकी तो ऑनलाइन क्लास शुरू हो गई, लेकिन पहली से लेकर जो 8वीं तक के बच्चे हैं वो तो बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा उनका भविष्य तो यूं मान लीजिए और भी ज्यादा बहुत ज्यादा अंधकार में है। तो उनके माता पिता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से? बहुत ही अच्छा सवाल किया, क्योंकि देश का भविष्य, समाज का भविष्य और माता पिता का भविष्य और बच्चों का भविष्य छोटे स्तर में, क्योंकि एक गीली लकड़ी होती है तो उसको कहीं से भी अपन तोड़ सकते हैं, मोड़ सकते हैं, घुमा सकते हैं उसको, और सूख जाने के बाद में कुछ भी कर सकते हैं, टूट जाएगी वो। इसी प्रकार से अगर बच्चा जैसे कि उसके 6 वर्ष से ऊपर वाला है, फर्स्ट में उसका एडमिशन होता है, तो वहीं से उसकी नींव, मतलब नींव किसी भी मकान की नींव अगर अच्छी होती है तो उस पर हम छत बिल्डिंग और भी उस पर बना सकते हैं। तो इसी प्रकार से फर्स्ट से लेकर 8वीं तक की ये नींव होती है किसी भी शिक्षक तो ऐसा क्योंकि अभी स्कूल तो लग नहीं रहे और स्कूल नहीं लग रहे हैं, तो इसमें तो माता पिता की सबसे बड़ी भूमिका, क्योंकि टीचर भी वहाँ नहीं जा रहे हैं, तो माता पिता की क्या भूमिका होना चाहिए इसमें? माता पिता की भूमिका इसमें अहम है, क्योंकि अभी शिक्षक भी आ नहीं रहे हैं कोरोना काल में, तो हमें ध्यान रखना है कि अपने बच्चों को, क्योंकि माता पिता में कहीं ना कहीं आजकल शिक्षा के जो क्षेत्र है उसमें माता पिता भी कुछ हद तक तो पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे नहीं भी है, तो परिवार में कोई भी है पढ़े लिखा, भाई है बहन है कोई भी है, तो उनको बिठाए 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को उनको बिठाए और उनको होमवर्क में कुछ भी वर्किंग दे दे या राइटिंग हो जाए या कुछ भी, उनको तो कम से कम उनका जो रोटेशन है वो रोटेशन बना रहे, जिससे उनकी आदत, आदत है मतलब वो बिगड़े नहीं, बनी रहे, शिक्षा के प्रति उनकी आदत बने। क्योंकि हमने देखा है आज जो बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे थे, हमारे विद्यालय के बच्चे कुछ पढ़ने में इतना अच्छे थे कि उनको मतलब फर्स्ट नंबर आते थे, और आज उनकी हालत है खेलने कूदने में, कुएं पे जाने में, और उनके दोस्त जो अन्य दोस्त थे, दोस्तों की वजह से सर्कल भी ऐसा हो गया उनका बस घूमने में। तो अभिभावक से ये निवेदन है कि अपने बच्चों पे विशेष करके ध्यान रखे, बच्चा कहाँ है, जा रहा है, किसके साथ में खेल रहा है, कौन बच्चे इसके दोस्त हैं, ये मेन होता है। बच्चे अगर वो उसका जो दोस्त फ्रेंड सर्कल अच्छा रहेगा, जिनके पास में वो बैठ रहा है, और वातावरण आसपास का वातावरण तो होता है मेन, तो पेरेंट्स से ये निवेदन है कि बच्चों के ऊपर विशेष करके ध्यान रहे, बच्चा कहाँ पर खेल रहा है, क्या कर रहा है, बच्चा सुबह शाम बैठा कि नहीं बैठ रहा है, लिख रहा है कि नहीं लिख रहा, क्योंकि मतलब एक शिक्षक और पेरेंट्स हैं, 2 गाड़ी के पहिए हैं, मतलब एक अगर पंचर हो जाएगा तो ये वो नहीं चल पाएगा, शिक्षक और पेरेंट्स दोनों को मजबूत होना पड़ेगा बच्चों को। 100% सही बात है, लेकिन जो जैसे निजी विद्यालय हैं, अब निजी विद्यालय भी पिछले 2 साल से बिल्कुल बंद है, तो जो निजी विद्यालय के जो शिक्षक है, जैसे आपके जो टीचर हैं, वो भी पूरी तरह से बेरोजगार हो गए हैं, बिल्कुल। तो
मैंने देखा है बहुत सारे जो टीचर हैं वो मजबूरी में मजदूरी करना पड़ रही है घर चलाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ये सही बात है। बिल्कुल। तो ऐसा जैसे सरकार किसानों के खाते में 2000 रुपए की सहायता दे रही है और प्रधानमंत्री की तरफ से इस बार तो 2000 भी मिल रहे हैं, 4000 रुपए। लेकिन जो पात्र टीचर हैं, जो पात्र है, हम ये नहीं बोलते कि सबको आप सहायता दें, लेकिन जो पात्र टीचर हैं उनको सरकार की तरफ से कुछ मदद मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि शिक्षक का भविष्य अगर उज्जवल रहेगा, मजबूत रहेगा, तो आने वाले पीढ़ी का मजबूत रहेगा। और आज शिक्षक, सभी को पता है कि आज शिक्षक जो प्राइवेट शिक्षक है, अब बड़े खेत के साथ ये बोलना पड़ रहा है कि शिक्षकों को मात्र 3000, जो एक शासकीय शिक्षक के शासकीय अन्य संस्थाओं में एक दिन के 3000 मिलते हैं, 90,000 रुपये सैलरी 3000, और हमारे शिक्षकों को 3000 रुपये सैलरी से स्टार्ट होते हैं। अब 3000 रुपये एक महीना मिलता है, और वो भी उनसे 2 साल में वो छिन गया। आज उन समझ लो कि 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये DRT के लिए मतलब वो जाना पड़ा, बहुत ही। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ, क्योंकि जो नियम में आ रहा है, जैसे कि सरकार ने अभी योजना निकाली थी DLED की, कि प्राइवेट स्कूल में भी DLED का शिक्षक होना बहुत आवश्यक है। तो DLED की डिग्री तो उन्होंने हो गई, पर वो DLED की डिग्री को उनके क्या करे वो बस्ते में रखी है ठंडा। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ चैनल के माध्यम से कि गरीब शिक्षकों की ओर भी ध्यान रहे, और जो जिनके पास BEd DLED है, मान्यता जो पात्र है उनकी बात, और अतिथि शिक्षक है जो घर बैठे, सभी प्राइवेट टीचर है, अतिथि शिक्षक है, वो घर बैठे जिनके रोजी रोटी बंद हो गई है। हाँ, विद्यालय से चलती थी, आज विद्यालय बंद है। तो सरकार से आग्रह है, निवेदन है कि उनके बारे में कुछ सोचे। कुछ भी उनको मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनको कुछ भी लाभ दे, इसका कि वो उनकी जीविका चलाने के लिए उनको क्योंकि काम आए। हो क्या रहा है, अगर उनका ही मान लीजिए, अगर जो टीचर है वो खुद ही अगर बेरोजगार है, तो उनकी जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी नुकसान हो रहा है। बहुत ज्यादा। तो उनको मदद मिलना चाहिए। मानते ना, हम ये मानते हैं कि क्योंकि हमने देखा है कि स्कूल में एक पद के लिए निकालते हैं विज्ञप्ति, और आज BEd ले लो, या मतलब समझ लो कि MSc ले लो, BSc ले लो, ग्रेजुएट ले लो, मतलब बहुत सारे ऐसे मतलब बेरोजगारी की आज आपने देख रखी है कि पूरे देश में हाहाकार है। बेरोजगारी की स्थिति इतनी बढ़ गई है कि हर कोई 3000 की नौकरी करने के लिए मतलब तैयार है, और वो नौकरी भी उनसे छिन गई है। तो मतलब, और हम संचालक है, स्कूल संचालक है, मैं स्कूल संचालकों की पीड़ा भी सामने रखना चाहूँगा कि इन 2 वर्षों में मतलब सभी विद्यालय की भी हालत ऐसी हो गई है, भवन किराया ले लो, या फिर बस है, मैजिक है, जो स्कूल वाहन है उनका किराया, बिजली बिल है, और न ऊपर से बहुत सारे मेंटेनेंस के जो खर्चे होते हैं, इतना है कि मतलब दे नहीं पाते हैं। मतलब बहुत सारे स्कूलों ने तो मतलब समझ लो कि हालत उनकी बेकार हो गई है। तो सरकार से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी 1 तारीख, जो आने वाली 1 तारीख है, इससे कोई भी एक्शन ले, जिससे कि शिक्षा का स्तर भी सुधरे और शिक्षकों का भी सुधरे, यही निवेदन है। अब आपके विद्यालय में जी 3 या 4 गांव के बच्चे आते हैं, बिल्कुल। तो आपका क्या प्लान है अब आने वाले टाइम में? जैसे कि 2 साल निकल गए, अब आने वाले टाइम में क्या प्लान है जिसकी ये जो भरपाई है, जो 2 साल निकल गए हैं, उनकी भरपाई कैसे करेंगे आप? जी बिल्कुल, आपने अच्छा सा सवाल किया है, क्योंकि हमारे यहाँ पर 4 गांव से आते हैं बच्चे। फर्स्ट में रोजड़ है, गट्टा है, लोटे है, अरनिया से हैं, 4 गांव से आते हैं। अब बच्चों को सरकार अगर खोले या नहीं खोले, पर बच्चों को भविष्य अंधकार में वो हमें दिख रहा है, पेरेंट्स को भी दिख रहा है। पेरेंट्स का लगातार फोन आ रहा है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो हम ये चाहते हैं कि या तो सरकार 1 तारीख से स्कूल को खोले, जो भी नियम वो नियम लागू करे, या फिर आधे बच्चों को बुलाना है कि इसकी बुलाना है, पर बच्चों का हमारी ये मानना है कि बच्चों का स्कूल बंद ना रखे, क्योंकि स्कूल बंद होने से बच्चों का बहुत नुकसान हो रहा है। हमारा तो जो नुकसान है वो तो ठीक है, पर बच्चों को बहुत ज्यादा नुकसान है आने वाले समय में उनका, क्योंकि एक तो उम्र हो रही है उनकी, आदत भी, हाँ आदत है ना उनका। और हमने प्लान ये बनाया, या तो 1 तारीख से स्कूल तो ठीक है, नहीं तो हम गांव-गांव मोहल्ला
क्लास के स्तर से। पिछले वर्ष भी पूरा साल हमने यूँ निकाल दिया कि सरकार का आदेश आएगा, हाँ, इस तो महीना आ कम जाएगा, हो गए। फिर 20 दिन बाद आएगा, तो ऐसे करते करते पूरा साल निकाल दिया हमने, स्कूल को भी नहीं खोला है। तो इस बार हमने ये प्लान बना है, या तो गांव में विद्यालय खोलेंगे जिससे कि टीचरों को वहाँ पर 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के लिए वहाँ पे, जैसे कि रोजर से बच्चा आ रहे हैं तो 2 घंटे 3 घंटे के लिए वहाँ पे शिक्षा देंगे उनको। और रोजर से आ रहे हैं, गठिया से आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, तो उनको अलग अलग उनको समय अनुसार उनको शिक्षा देंगे। पर हम इस बार शिक्षा उनको देंगे, बंद रहेंगे, क्योंकि हमें याद है हम शिक्षक है, तो हमें उनकी पीड़ा, पेरेंट्स की पीड़ा जो है हमें मतलब महसूस होती है। हम जाते हैं तो कहते हैं कि बच्चों के भविष्य तो मतलब ऐसा हालत हो रहे 2 साल हो गए ना, बच्चे भी तो जो यही है कि 2 साल हो गए हैं। तो अभी तो हमारा सरकार से निवेदन है, अभी हमारी प्राइवेट एसोसिएशन की मीटिंग हुई थी, जो हमारे सर लोग सभी जो हमारे जिला अध्यक्ष जी है, सबने मीटिंग रखी थी राजगढ़ में। तो सरकार से मांग भी रखी है, या तो 1 तारीख से कोई भी एक्शन ले, नहीं तो 1 तारीख से अनिश्चित हड़ताल का हमारे जो संगठन के हैं अधिकारी है अध्यक्ष, उन्होंने बोला कि 1 तारीख से सरकार कुछ भी अगर एक्शन लेती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम अनिश्चित हड़ताल पर आएंगे। जैसे ये संगठन, जैसे निजी शिक्षक संगठन जो है, इसमें जो अभी तो बेरोजगार चल रहे हैं, यूं मान लीजिए। हाँ, अभी तो बेरोजगार ही चल रहे हैं, लेकिन उनको भी कुछ ऐसा प्लान बनाना चाहिए जिसकी वजह से कुछ मदद मिल सके प्राइवेट टीचर। नहीं, सभी ने मतलब यही अभी तो देखो मतलब हाँ, सरकार के जो आदेश के अवहेलना तो कोई भी नहीं कर सकता है, हम भी नहीं, क्योंकि पिछले साल भी किसी ने करी, किसी ने भी नहीं बोला। तो हम यही चाहते हैं अभी तो कि सरकार आगे आकर के शिक्षकों की, बच्चों की, पेरेंट्स की मदद करे, वही निर्णय ले तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम सभी को कुछ भी नियम बना करके विद्यालय खोलना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे हमारे हैं, पीड़ा हमें है। पेरेंट्स ने हम पे विश्वास किया था कि आपके विद्यालय हम बच्चे को दे रहे हैं, तो हमारा फिर जो विश्वास है, पिछले साल से हम विश्वास है, उनके विश्वास को हम नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि बच्चों का दर्द है, उनकी पीड़ा है, और बच्चों को जो मतलब हमें याद था कि इसका दिमाग कितना है, और आज उसको देखते हैं तो हमें भी मतलब पीड़ा दुख होती है, बहुत दुख होता है कि बच्चा कितना अच्छा था पढ़ने में और आज इसकी हालत कितनी बेकार हुई। तो टीचरों को मेहनत इतनी करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस बार। मतलब बच्चे का मतलब समझ लो कि वो हालत बहुत ज़्यादा वीक हो गई, तो उसके लिए सुधार के लिए समझ लो कि मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत बहुत ज़्यादा। पर हम अभिभावक को, पेरेंट्स को भी ये विश्वास रहते हैं कि आपने जो हमारे ऊपर विश्वास किया था, विश्वास पर हम खरा उतरेंगे इस बार, और बच्चों को ज्यादा हो सके 6 महीने में हम रिकवर करने कोशिश, बिल्कुल कोशिश करेंगे, हम 100% कोशिश करेंगे कि बच्चे को जो 2 साल में खोया है वो 6 महीने में हम उनको वापस दें। इसके लिए हमें मेहनत, जितनी भी मेहनत की आवश्यकता होगी, हम बिल्कुल तैयार है। अब जैसे 12th के जो बच्चे हैं, उनकी एग्जाम हुई नहीं है, तो अभी सरकार बोल रही है कि 10th की जो मार्कशीट है उसके आधार पे 12th का की जो उनकी सर्टिफिकेट जो बनाया जाएगा, उनका जो रिजल्ट है वो 10th के परिणाम सर्टिफिकेट के हिसाब से बनाया जाएगा 12वीं का रिजल्ट। तो इससे आप क्या कहना चाहेंगे कि बच्चे का जो भविष्य, क्योंकि स्कूल तो बंद है, उन्होंने पढ़ाई की भी नहीं है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनका फ्यूचर कैसा रहेगा, आने वाला जो करियर है वो कैसा रहेगा? देखो, इस बारे में मेरे को ज़्यादा अनुभव, क्योंकि जो हमारा विद्यालय है वो मिडिल तक है, और मैं बोलना भी नहीं चाहता हूँ, ये फैसला सरकार, मंत्री है, विधायक है, जो भी बड़े बड़े है वो करेंगे। फिर भी हमें बच्चों का यूँ समझ लो कि दिमाग जो स्तर है उनका ध्यान में रखते हुए हमें या तो एग्जाम, किसी प्रकार से एग्जाम दे, या एग्जाम नहीं दे सकते हैं तो ऐसी गाइडलाइन तैयार हो जिससे बच्चों को भविष्य के अंधकार में ना रहे, और आगे सरकार का जो भी फैसला होगा वो मान्य होगा। मैं एक और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, अगर ऐसे कोई अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, जिन्होंने कोरोना काल में अपने माता पिता को खोया है या पिता को खोया है, पहले से भी हमने पहले से मतलब 2 वर्ष पहले से भी ऐसी योजना हमारे विद्यालय में है, और आज में हमारे विद्यालय में 4-5 बच्चे ऐसे जो फ्री पढ़ रहे हैं। आपको पता हो तो अरने गांव में रंगलाल सेन
उसका जो था बेटा राजेश। जिनका एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, हाँ। मतलब 2 साल पहले। हाँ, तो उनके expire हो गए। जितने बच्चे थे, मतलब उनके घर से कम 4 बच्चे आते थे। मैंने चारों बच्चे को 1 रुपये फीस नहीं ली, 1 रुपये की, मतलब उनसे एग्जाम फीस भी नहीं ली मैंने। 4 बच्चे फ्री। मैंने कहा कि एक बच्चा तो LKG, मतलब LKG UKG में है, उससे ऊपर है, कोई 6वीं में 7वीं में है। मैंने उनसे कहा कि 8वीं तक, हमारा विद्यालय 8वीं तक है, जहाँ तक भी आप 8वीं तक रहेगा वहाँ तक आप 1 रुपये में फीस लो, क्योंकि मैं पता था कमाने वाला उनके घर में एक ही था। एक ही था। अब वही शांत हो गया। तो मैंने कहा कि अपनी ओर से जो भी हेल्प हो सके मैंने help करी। और अगर ऐसा और भी कोई है, पेरेंट्स हमारे आसपास के ऐसा कोई है जिनके माता पिता शांत हो गए या कोई फीस देने में भी बिल्कुल सक्षम नहीं हो, गरीब हो, बिल्कुल आशाई हो, तो बिल्कुल आके हमारे विद्यालय में आपको स्वागत है। हम आपके बच्चों से 1 रुपये फीस नहीं लेंगे और शिक्षा वही देंगे। अब दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा होगा और नाइट है, नाइट में हम लोग शूट कर रहे हैं इसको, तो मैं लंबा नहीं करना चाहूँगा इस वीडियो को। तो आप हमारी ऑडियंस है उसको क्या कहना चाहेंगे? मैं अंत में आपसे यही कहूँगा कि पहले तो चैनल को आप सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपका साथ ही किसी का भी हौसला अफजाई करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये थे आदरणीय गुलाब जी भिलाला, जो कि माँ विजयसन कॉन्वेंट स्कूल अरनिया माता के संचालक हैं। मिलते हैं किसी और इंस्पायरिंग वीडियो में।